प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं हूं आनंद जाट। मैं आपके MP 360 जो बैच ग्रुप है इसमें मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको इंडियन इकोनॉमिक्स और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूं। पिछले 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इंदौर भोपाल मेरा गढ़ रहा है, वहां पर मैं पढ़ाया है। पिछले 2012 से मैं लगातार इस फील्ड में हूं। मेरे पढ़ाने की खास बात क्या है, इसको समझ लो भैया। इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे कठिन विषय है। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन विषय इकोनॉमिक्स है, उसमें भी इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स दुनिया का सबसे कठिन विषय है और इसको जानने वाले लोगों की संख्या भारत दुनिया में बड़े कम है। आप यदि इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं तो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वगैरह वहां पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो दुनिया का ये सबसे कठिन विषय मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल बातों में, प्रैक्टिकल फोटोग्राफ्स के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और मेरे पढ़ाने की सबसे खास बात रहेगी कि मैं आपको कुछ ऐसे बुलेट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपको मेन एग्जाम के आंसर में लिखने में, पॉइंट लिखने में उपयोगी होंगे और आपको टॉप स्कोर तक लेके जाएंगे। देखो छात्रों, एक बात समझना, ऐसे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल कॉमन पॉइंट लिखते हैं, मतलब जो सब लिखते हैं वैसे पॉइंट लिखते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे मेन एग्जाम देने जाएंगे, सभी यदि एक जैसे पॉइंट लिखते हैं तो उन पॉइंटों पे कॉपी चेक करने वाले स्कोर नहीं देते हैं और कॉमन स्कोर ही देते हैं। आपको यदि हाई स्कोर चाहिए, टॉप स्कोर चाहिए, तो एक विशेष प्रकार का एनालिसिस और रिसर्च किया हुआ पॉइंट हो, करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट हो, प्रैक्टिकल पॉइंट हो, किसी रिपोर्ट या किसी कमीशन की रिपोर्ट या कमेटी की रिपोर्ट में से निकाला गया हो, सरकार की रिपोर्ट में से निकाला गया हो, इकोनॉमिकल रिव्यू में से निकाला गया पॉइंट हो, तो आपको हाई स्कोर मिलता है। तो मैं आपको बुलेट पॉइंट में ऐसे पॉइंट ही बताऊंगा जो आपको हाई स्कोर लेके जाएंगे। खासतौर पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस और 11 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में जो आपको नंबर मिलेगा 10 से कम नहीं मिलेगा। 11 मार्क्स में से 10 तो मिनिमम मिलना ही है। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको समझाने वाला हूं। मेरे पॉइंट्स को समझ लिया तो आप इतना समझिए कि आपको टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो टॉप रैंक की बात कर रहा हूं। कॉमन पॉइंट पढ़ोगे तो मेहनत लगेगी, मेंस में सिलेक्शन नहीं होगा। आप बुलेट पॉइंट पढ़ो, मेरे रिसर्च किए हुए पॉइंट पढ़ो इकोनॉमिक्स के पेपर में, तो आपको हाई स्कोर मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी। प्यारे छात्रों, मैंने ये अपने बारे में बताया। अब मैं अनअकैडमी के बारे में बात करता हूं। भैया हमारे अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पर भी हमारी लाइव क्लासेस हैं। बेहतरीन एजुकेटर से इनसे आप चैट कर सकते हैं, इनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं स्पेशल क्लासेस में, उनसे 1-to-1 डिस्कशन भी कर सकते हैं और वे वहीं पर आपका आंसर भी देंगे। स्पेशल क्लासेस में ऑन स्पॉट देंगे और यूट्यूब की क्लास में जो है बाद में दे सकते हैं। साथ में लाइव टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, लाइव टेस्ट क्विज भी है। देखो, एक अनकॉन्शियस माइंड का एक फंडा होता है और तैयारी का फंडा भी समझ लो आप। तैयारी का फंडा यह है कि आज यदि किसी चीज को आपने पढ़ लिया तो आप उसको रिवाइज भी आज ही कर लो और आज ही उसका टेस्ट भी दे दो। तो मैं आपको कह रहा हूं, वापस उसको दोबारा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम तक एज इट इज दिमाग में बैठा रहेगा। तो हमारा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, पूरा क्लास प्रोग्राम है, ये पूरा इसी तरह से जुड़ा हुआ है। आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अनकॉन्शियस माइंड और आपके कॉन्शियस माइंड, तीनों को समझते हुए हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है। इसके ऊपर हमने गहरा अध्ययन किया। हमने एक चीज और देखी कि किसी चीज को रेगुलर, परमानेंट अपने दिमाग में रखना है तो इस तरह के वीडियोस या क्लास के जो वीडियोस होते हैं उनको हम बार बार देखें। इसलिए अनअकैडमी ने अनलिमिटेड एक्सेस कर दिया है। मतलब आप बार बार उन वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है, अभी इस वीडियो में जो देखा है, वो आपके दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। मतलब पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, आपको केवल वीडियो बार बार देख देख के ही आप सिलेक्शन ले सकते हो, टॉप स्कोर ले सकते हो। हाँ, तो अब मैं आपसे कहूंगा कि हमारी अनअकैडमी के कोर्स को आप रजिस्टर कीजिए, अपने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाइए, आप सब्सक्रिप्शन भी लीजिए, लेकिन रजिस्टर करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप जरूर कीजिए।
आपको करना कुछ नहीं है, एक वेबसाइट हमारी जो है unacademy.com आप सर्च कीजिए तो आपको इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। सब कुछ हमारा इसमें पूरा सिस्टम मिलेगा। टीचर्स जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं वे अलग अलग उपलब्ध हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिनका वॉच टाइम के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है। तो आप इन टीचर्स को, जिन टीचर से पढ़ना चाहते हैं उनको क्लिक कीजिए तो आपका उनका वीडियो चलेगा। सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो भी एक अलग व्यवस्था है उसमें, है ना। आप किसी मीडियम में, अलग विशेष मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कई लैंग्वेज में हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप के पास लैपटॉप वगैरह की व्यवस्था नहीं है या कहीं आप ऐसे क्षेत्र में चले जाते हैं जहां लैपटॉप साथ में नहीं ले जा सकते तो आप हमारा मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं। आप एंड्रॉयड पे जाएं या iOS पे जाएं और वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप जो है इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रोफाइल को खोलिए और या अपनी प्रोफाइल को रजिस्टर कीजिए और हमारे जो है स्टडी का लाभ लीजिए। भैया सब्सक्रिप्शन यदि लेते हो तो थोड़ी सी हमारे यहाँ अभी अभी हाल ही में फीस में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी क्या हुई है, पहले 1 मंथ की जो फीस होती थी वो 1400 रुपीज होती थी, उसको 200 रुपया बढ़ाकर 1600 कर दिया। 3 मंथ्स की फीस 3500 रुपीज होती थी, उसको बढ़ा के हमने 4000 रुपीज कर दिया। 5600 रुपीज जो है 6 मंथ की फीस होती थी, उसको बढ़ा के हम लोगों ने 7200 रुपीज कर दिया। पहले पूरे 12 महीने पढ़ने के लिए 7000 रुपए ही पे करने पड़ते थे, उसको बढ़ा के हमने 8800 रुपीज कर दिया। 24 मंथ्स की जो फीस पहले 8400 रुपीज ही होती थी, उसको बढ़ा के हमने 12800 पे कर दिया। अब ये क्यों किया? वजह है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफ टीचर्स जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ, जो आपको हाईएस्ट स्कोर करवाएंगे। साथ ही हम लोग कंटेंट, स्टडी मटेरियल बहुत सिस्टमेटिक आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। हम आपको मैगजीन भी उपलब्ध करवा रहे हैं। मैगजीन को लिखने में बहुत मेहनत लगती है, टीचर्स की भी लगती है, राइटर्स की भी लगती है। तो वो सब चीजें जो है, सुविधाएं आपकी बढ़ रही हैं। इन सब की वजह से आपकी फीस बढ़ी। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड यूज कीजिए, SP आनंद जाट, वहां पर लिखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा फीस में डिस्काउंट मिलेगा। अभी करीब 10% चल रहा है, आगे भविष्य में बढ़ेगा भी, तो वो भी आप वहां पर ले सकते हैं। तो ये प्रोसेस आप कर दीजिए, आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। और यदि आप हमारे रेगुलर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप वीडियोस देखते हैं तो आपको टॉप स्कोर ले जाने पे। प्यारे छात्रों, आज का सेशन शुरू करते हैं यूनिवर्सल मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम से। देखो बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं MPPSC मुख्य परीक्षा में एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स जो चल रही हैं उनके ऊपर। देखो क्या है कि आपकी MPPSC में जहां तक मैंने इसको समझ पाया हूं कि इसमें जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आधे क्वेश्चन लगभग स्कीम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इन स्कीम्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है। इसमें कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका एनालिसिस करना भी जरूरी होगा, तो वो भी आपको तैयार करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का। यदि ये डायरेक्ट केवल डेफिनेशन पूछ लें तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इन्होंने यदि इसके बेनिफिट्स पूछे तो आप ये मान लीजिए कि 5 मार्क्स में चला जाएगा। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको मैं थोड़ा सा एक बात समझा दूं कि हमारे यहां यूनिवर्सल मृदा सॉइल कार्ड स्कीम शुरू हुई थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा सॉइल इंफॉर्मेशन स्कीम था। यह कार्ड दिया जा रहा था हर एक किसानों को और इसका पूरा डेटाबेस भारत सरकार के पास अवेलेबल था। स्कीम होने को बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, लेकिन मैं मानता हूं कि यदि सक्सेस होती तो ये बड़ा परिवर्तन ला सकती थी। आप कहेंगे कैसे परिवर्तन ला सकती थी? थोड़ा सा बातों को समझो। देखो क्या है कि यदि ये सॉइल कार्ड स्कीम अप्लाई होती,
शुरू होती, इसके अनुसार खेती होती, कुछ काम होते, उत्पादन होता। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम 5 से 6% का ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलता। आप बोलेंगे कि इससे हमें क्या, 5-6% यदि ग्रोथ हो रही तो हमको क्या करना? सर जी, पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता। देखो, एक बात को समझो, अर्थशास्त्र का एक नियम है कि जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में ग्राहक होते हैं, जिस क्षेत्र में, जिस सेक्टर में कंज्यूमर बैठा है, उस सेक्टर की ग्रोथ पर पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ डिपेंड है। मतलब हमारे यहां तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर आधे से ज्यादा कंज्यूमर डिपेंड है। आधे से ज्यादा कंज्यूमर्स किस फील्ड में? एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि ग्रोथ हुई तो पूरी इकोनॉमी में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। नहीं तो पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ किस तरह की होगी? यदि इसमें ग्रोथ नहीं होती है तो बिल्कुल हवा हवाई हो सकती है, गुब्बारा समझ लो आप, हवा भरी अंदर, ऐसी ग्रोथ हो सकती है। लेकिन यदि एग्रीकल्चर में ग्रोथ है और फिर इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है तो आप इतना मान के चलिए कि मंदी की कोई संभावना नहीं है, डाउनफॉल की कोई संभावना नहीं है, ग्रोथ ही ग्रोथ की संभावना है। एक अर्थशास्त्री कह के गए थे कि जिस फील्ड में, भारत के लिए तो खासतौर पर कह के गए थे कि भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि 2% की ग्रोथ हुई तो पूरी इकोनॉमी में मिनिमम 4% की ग्रोथ होना निश्चित है। आपने देखा होगा कि नोटबंदी के टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2% इकोनॉमी डाउन होने का, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डाउन होने का अनुमान बता रहे थे। बहुत सारे अर्थशास्त्री इसके ऊपर डायरेक्टली अनुमान बता देते हैं कि इतना डाउन जाएगा, इतना ग्रोथ होगा। पता है किससे पता करते हैं? वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को देख के बताते हैं। एक चुलटी है। मतलब आप इतना मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि 5% की ग्रोथ आई तो मैं लिख के दे दूं कि कम से कम 10% की ग्रोथ पूरी इकोनॉमी में रहेगी। आमतौर पे इतना बहुत हैवी हो गया, ये होना नहीं है, लेकिन हो सकता है। मैं कह रहा हूं यदि ये यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड स्कीम अच्छे से सक्सेस होती तो मैं आपको वास्तव में कहूं कि 5 से 6% की पैदावार किसानों की बढ़ जाती। और 5 से 6% जब किसानों की पैदावार बढ़ जाती तो इकोनॉमी में डबल से ज्यादा ग्रोथ आती। मतलब 5% की ग्रोथ है तो मिनिमम 10% की ग्रोथ आती, ज्यादा भी आ सकती थी। ये अर्थशास्त्र का नियम है। कोविड आया, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। आपने एक बात गौर की कि हमारे देश में बहुत ज्यादा महंगाई नहीं बढ़ी, बेरोजगार बहुत हुए लोग, लेकिन इकोनॉमी पे हम तो सोच रहे थे कि बर्बाद हो जाएगी पूरी अर्थव्यवस्था। पूरी दुनिया यही सोच के बैठी थी और बाकी दुनिया पर असर भी पड़ा है। अमेरिका जैसे देशों पर पड़ा, इटली जैसे देशों, यूरोप के बहुत सारे देश बर्बाद हुए साहब। कईयों की नौकरियां गई हैं, इकोनॉमी की हालत खराब है सबकी। लेकिन भारत की हालत नहीं हुई है खराब। 2008 में मंदी आई थी, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा था, भारत पर नहीं पड़ा था। क्यों? एग्रीकल्चर सेक्टर में कंज्यूमर है। हम पर असर तब पड़ता है जब हमारे यहां मौसम की मार पड़ती है, हमारे यहां फसलों का उत्पादन कम हो तो पूरी इकोनॉमी पर उसका असर पड़ेगा। बाकी दुनिया का असर हमारे ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये सॉइल कार्ड हेल्थ स्कीम जो है, इसका डेटाबेस अच्छा तैयार हो, हर एक किसान को इस कार्ड का प्रयोग करना सिखाया जाए, उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करना सिखाया जाए, तो अपना पता कर सकते हैं कि हमारी सॉइल को जरूरत किस चीज की है। क्योंकि इन्होंने इस कार्ड को जब बनाया, कार्ड की स्कीम जब तैयार की, तो इन्होंने मिट्टी के 12 मानदंड तैयार किए। अलग अलग मानदंड हो सकते हैं कि पानी में कितनी देर मिट्टी किन फसलों को उपजा सकती है, अलग अलग उसके पॉइंट्स हैं, वो किस तरह से काम करेगी, कौन से फर्टिलाइजर की आवश्यकताएं हैं, कौन सी नहीं हैं, किस तरह की मिट्टी है। अलग अलग मानदंड थे, 12 मानदंड इतने तय किए गए। स्कीम ज्यादा सक्सेस तो नहीं हुई, लेकिन यह देखा गया कि भारत में पूरे देश का एक एवरेज निकाल के जिन जिन क्षेत्रों में यूनिवर्सल सॉइल कार्ड स्कीम चली, वहां पर यह देखा गया कि 8 से 10% फर्टिलाइजर की कमी है, सही रूप से नहीं दी जा रही या फिर कमी है, और ज्यादा फर्टिलाइजर बढ़ाने की आवश्यकता है।
और यदि ऐसा हुआ और जिन क्षेत्रों में प्रयोग किया गया 8 से 10% तक रासायनिक उर्वरक बढ़ाए गए, वहां 5 से 6% की ग्रोथ भी हुई। अब सोचिए कि पूरे देश में ऐसा हो जाता, स्कीम पूरी सक्सेस होती, तो क्या फायदे हो सकते थे। और इसके फायदे मैं आपको समझाऊं कि किसान को पता हो जाए कि मेरी मिट्टी में पैदा क्या हो सकता है, किसान को पता हो जाए, तो क्यों वो कुछ एक सामान्य जो क्रॉप्स हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनके ऊपर निर्भर रहेगा। जैसे हमारे मध्य प्रदेश के किसान गेहूं के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर, कुछ चने के ऊपर, कुछ क्षेत्रों में गन्ने के ऊपर निर्भर है। इससे ऊपर वो उठना नहीं चाहते। अब गेहूं इतना पैदा हो गया है देश में कि उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं मालूम पड़ रही है। भाई खाने के लिए तो आवश्यकता है, लेकिन सरप्लस हो गया ना साहब, जरूरत से ज्यादा पैदा हो गया, भाव कहां से देगा? किसान आंदोलन करते रहे, भाव नहीं मिल पाएगा। भाव के लिए जरूरी है कि ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत रखती हो। लेकिन किसान को पता नहीं है कि हमारी मिट्टी में और ऐसी कौन सी फसलें जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत रखती हैं वो हमारे यहां पैदा हो सकती है। किसान को पता नहीं है। ये सॉइल कार्ड हेल्थ स्कीम, यदि ये इस तरह का कार्ड हो और इस कार्ड को कोई किसी इंस्ट्रूमेंट में या कहीं बारकोड में लगाकर चेक करने की व्यवस्था हो, तो किसान को पता चल सकता है कि मेरी मिट्टी में और क्या पैदा हो सकता है। ऐसी इस स्कीम को और भी बृहद लेवल पर ले जाने की आवश्यकता थी। शायद आनंद फानन में इस स्कीम को शुरू किया गया, पता नहीं क्या था, मुझे तो बहुत कमियां मालूम पड़ी इसमें। मैं खुद किसान हूं तो जानता हूं इस बात को अच्छे से। लेकिन ग्रोथ के लिए इस स्कीम से बेहतर मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और कुछ हो नहीं सकता था। अरे किसान अपनी मिट्टी को तो पहचाने कम से कम। जो मिट्टी में जो दिख रही है उसके आधार पर किसान तय करते आए हजारों सालों से। थोड़ा विज्ञान का प्रयोग हो जाए तो बहुत अच्छा किया जा सकता था। तो प्यारे छात्रों, इस स्कीम को सफलता की बहुत आवश्यकता थी, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसके और भी बेनिफिट्स हैं, इसको आप पॉज करके आगे पढ़िएगा तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि परंपरागत कृषि विकास योजना क्या है? व्हाट इज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम? भाई साहब एक बात बताऊं, जब ट्रेडिशनल परंपरागत की बात आ रही है तो इतना दिमाग, अब आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं इतनी बातें कि जब पूछा गया कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम क्या, ये क्वेश्चन यदि बन जाए तो सीधा दिमाग लगाना कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मतलब आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किस तरह की खेती होती थी उसकी बात की जा रही है। तो 100 साल पहले फर्टिलाइजर नहीं होते थे, जैविक खाद का प्रयोग होता था। तो ये स्कीम पूरी तरह से जैविक खाद पर निर्भर है। सरकार ने 16 जुलाई 2015 को जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को शुरू किया है। देखो एक बात समझाऊं आपको, आप एक जैविक खाद, आप कहेंगे कि साहब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट आया है, ट्रेडिशनल तरीका अच्छा नहीं था, उससे उत्पादन कम होता था। वाकई में उत्पादन कम होता है। मैं जिस क्षेत्र में हूं उस क्षेत्र में, हरदा होशंगाबाद हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन 18-20 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाता है। कुछ किसान ऐसे हैं जो अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो 25 क्विंटल तक भी उत्पादन को लेके जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को मिनी पंजाब कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग जैविक खेती का प्रयोग करना शुरू करें, फर्टिलाइजर का उपयोग ना करें, तो वही 20 का आंकड़ा 8 पर आ जाता है। 1 एकड़ में 8 क्विंटल गेहूं से ज्यादा उत्पादन नहीं होगा। अन्य लोगों के लिए आश्चर्य होता होगा क्योंकि उनके क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में ये एवरेज नहीं है कहीं पर भी, जो हरदा होशंगाबाद क्षेत्र में 8-10 क्विंटल का पूरे क्षेत्र में होता है। पूरे प्रदेश में ये स्थिति है एकड़, लेकिन यहां तो दुगना होता है। और हम फर्टिलाइजर का उपयोग करें तो सीधा 20-25 से उतर के हम 8 क्विंटल प्रति एकड़ के ऊपर आ जाएंगे, पैदावार हमारी गिर जाएगी।
लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो जैविक खाद का प्रयोग करके हम जो फसल उत्पादन करेंगे यानी एक बीमारियों से बचाएगा। क्योंकि हम जो रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, ये रासायनिक खादें केवल बीमारियों को उत्पन्न कर रही है। आपने सुना होगा कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर से पीड़ित कोई राज्य है तो पंजाब है। क्यों है? दिल्ली बहुत पीड़ित है, क्यों है? हरियाणा बहुत पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है? वजह है कि ये राज्य रासायनिक खादों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी फसलों में पेस्टिसाइड्स ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं और वही उत्पादन वे खा लेते हैं। आप महानगरों के लोग भी इसी तरह का उत्पादन खाते हैं, तो आपको अनेक बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन यदि आप जैविक खाद से बनी हुई उत्पादन की हुई फसल को खाओगे, अनाज खाओगे, तो आप इन बीमारियों से मुक्त हो सकोगे। 80% बीमारियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। और इससे जो बीमारियां होती वो लॉन्ग लाइफ वाली बीमारियां होती बेटा, शॉर्ट टाइम की नहीं होती। कोरोना का कोई लेना देना नहीं इससे। इसका लेना देना है लंबी बीमारियों से, गहरी बीमारियों से, जिनका जो लाइलाज है, जो मृत्यु के द्वार तक ले जा सकती है लोगों को। तो ये जो खाद का प्रयोग होता है, भाई साहब खाद का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह की खादों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गोबर खाद का प्रयोग हो तो उत्पादन तो कम होगा, लेकिन जो उत्पादन होगा वो बड़ा शुद्ध होगा और वो लोगों को एक लंबा जीवन दे सकता है। लेकिन इस जैविक खेती के साथ एक बड़ी समस्या है छात्रों, कि किसान की फसल का उत्पादन गिर गया, उसे कहां लाभ मिलेगा? क्योंकि जैविक खाद से उत्पादित फसलों के लिए कोई बेहतरीन बाजार की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए मेरा पड़ोसी किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके 20 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैं जैविक खाद का प्रयोग करके 8 क्विंटल का प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में पता कैसे लगेगा कि मैंने जैविक खाद का प्रयोग किया या नहीं किया? नहीं पता चल पा रहा है। कई लोग तो नकली जैविक खाद का प्रयोग की हुई फसलों को बता रहे हैं, मतलब केमिकल का उपयोग किया और बता रहे हैं कि जैविक खाद का उत्पादन किया। और जिन्होंने जैविक खाद का उपयोग करके अनाज का उत्पादन किया, उनको बाजार नहीं मिल रहा है। भाई दिखती बात है, किसी ने जैविक खाद का प्रयोग करके अनाज का उत्पादन किया तो उसका उत्पादन कम हुआ है, तो उसको कीमत ज्यादा मिलनी चाहिए कायदे से। और जिसने रासायनिक खादों का उपयोग करके यदि फसलों का उत्पादन किया है तो उनको कीमत कम मिलनी चाहिए, ऐसा तय होना चाहिए। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, ना मार्केटिंग की व्यवस्था है, ना कोई प्रोसेसिंग की व्यवस्था है, ना सेलिंग की है, ना डिलीवरी की है, ना रिव्यू की है, कोई व्यवस्था नहीं है। उसका परिणाम है कि जैविक खाद से फसलों का उत्पादन करने वाले किसान भी हतोत्साहित हुए हैं। कब तक करेंगे भाई? सबको समान भाव मिल रहा है तो हम कम उत्पादन क्यों करें? खाते रहो बीमारियों वाली फसलें। तो इसलिए परंपरागत कृषि योजना जो लाई गई है, इसके पीछे मूल कारण है कि जैविक खेती करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल कराया जाए और राज्य सरकार इसके लिए सहायता करे। स्टेट गवर्नमेंट की तो आवश्यकता पड़ती है साहब। एक मार्केट प्लस के तौर पर काम करे। आप बोलेंगे मार्केट प्लस क्या? अरे बाजार का परिपूरक बनना पड़ेगा। जो जैविक खाद का उत्पादन कर रहे हैं उनकी पहचान की जाए, उनकी निगरानी की जाए। जिन्होंने जैविक खाद का प्रयोग किया है तो उनकी जो फसलें हैं उनको ज्यादा कीमत बाजार में मिले, इसके लिए व्यवस्था की जाए। आप तो ले आते हो पैकिंग वाला आटा उठा के, आपको नहीं पता है कि वो रासायनिक खादों से बनी हुई फसल का आटा है कि किसका है। व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए परंपरागत
कृषि विकास योजना लाई गई है। और प्यारे छात्रों, तारीख इसकी याद रखना 16 जुलाई 2015। अब इसमें एक पॉइंट और लिखा है कि योजना मूलतः क्लस्टर आधारित कार्यक्रम है, क्लस्टर बेस्ड। प्यारे छात्रों, क्लस्टर का मतलब समझते हैं? क्लस्टर का मतलब कि किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अच्छी हो और भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहां पर फसल का उत्पादन होता हो। जैसे हमारे यहाँ राजगढ़ में बाजरे का उत्पादन अच्छा हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ देवास जिले की कुछ तहसीलों में डॉलर चने का उत्पादन अच्छा हो सकता है, अन्य क्षेत्र में वैसा नहीं हो सकता। जैसा देवास जिले की तहसीलों में हो सकता है वैसा नहीं हो सकता। तो इसकी थोड़ी सी पहचान की जाए और वहां पर जिस चीज का उत्पादन ज्यादा होता है और बिना फर्टिलाइजर, बिना रासायनिक खादों के यदि किसी फसल का उत्पादन ज्यादा हो सकता है तो उस भौगोलिक स्थिति को समझते हुए वहां पर उत्पादन किया जाए तो इसको कहा जाएगा क्लस्टर आधारित कार्यक्रम। मेरे छात्रों, आपको समझ में आ गई होगी बात। यहां पॉइंट थोड़े कम लिखे लेकिन आप थोड़ा सा नोट करते भी जाइएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप एनालिसिस अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? PMKSY, प्राइम मिनिस्टर किसान सिंचाई योजना, एग्रीकल्चर इरिगेशन स्कीम है। इंग्लिश मीडियम वाले इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का प्रयास ना करें, नंबर कट जाएगा, नाम यही है। इस योजना को समझते हैं। यह योजना 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई। योजना का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इरिगेशन की नई टेक्नोलॉजीज को एग्रीकल्चर सेक्टर में लाया जाए। आमतौर पर मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां जो ट्रेडिशनल वे है इरिगेशन का, सिंचाई का जो पुराना तरीका यह है कि किसान खेत में छोटी छोटी नहरें बना लेते हैं, छोटी छोटी पाल जिसको वो कहते हैं वो बना लेते हैं, उसको उसमें से पानी बहा देते हैं और पानी पूरे खेत में जाता है। लेकिन अधिकतम पानी भूमि में वापस रिस जाता है, वेस्टेज ज्यादा होता है, पानी का सदुपयोग नहीं है साहब। अच्छी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी होंगी तो मैं मानता हूं कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। कम पानी की बर्बादी के साथ ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। जैसे एक देश है, आपने सुना होगा नाम, इजराइल। इजराइल में ऐसा हुआ है। इजराइल बहुत छोटा देश है, 80 लाख की करीब जनसंख्या है, वहां पे सिंचित भूमि नहीं है, लेकिन खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश है शुरुआत से। क्यों? क्योंकि पानी का बेजा इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल करना कोई उनसे सीखे। हमारे यहां ड्रिप सिंचाई की जो व्यवस्था है वो वहीं से आई है। इस तस्वीर में जो तीसरे नंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वाली, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इंजेक्ट किया सीधा पानी को। यहां पर पानी की बर्बादी, बहुत कम पानी में अच्छी फसलों का उत्पादन ले रहे हैं लोग। अनेक तरीके ऐसे हैं। नई तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। इससे हमारी जल उपयोग क्षमता बढ़ेगी। अगला प्रश्न है छात्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? आपको मैं बता दूं छात्रों कि ये योजना 101% आपकी एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में लिख दी गई है। 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आना तय है और क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर आएगा, क्योंकि स्कीम की शुरुआत आपके मध्य प्रदेश के सीहोर से हुई है। और ये योजना जो है भारत सरकार की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली योजना है। इसके सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल 5 मार्क्स मैं आंसर कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि 11 मार्क्स में भी हो जाए, फिर भी स्पेशल क्लास में मैं ज्यादा डिटेल में आपको इसके एनालिसिस में समझाऊंगा। याद रखना, इंफॉर्मेशन इसकी पता कर लेना अवश्य पर्याप्त नहीं होगा। इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। और मैं आपको ऐसे पॉइंट समझाने वाला हूं पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट में और एनालिसिस में, कि यदि कॉपी चेक करने वाले ने
जैसे ही पॉइंट्स देखे, एक नंबर भी नहीं काट पाएंगे आपका। तो इस स्कीम को हम करते हैं। प्यारे छात्रों, जब आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, व्हाट इज प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, डिस्क्राइब एंड एनालिसिस, या कुछ भी वैल्यूएशन के ऊपर आ जाए, तो आपको किस तरह से लिखना है इसको समझिए। आपको पहले तो इस स्कीम की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी है। सेकंड स्टेज, आपको इस फसल योजना के लाभ और कमियों को बताना है। और 11 मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो लास्ट में कंक्लूजन भी लिख देना। 11 मार्क्स का नहीं है तो कंक्लूजन लिखने की विशेष आवश्यकता नहीं। इतना याद रखना कि थोड़ा सा कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। परिवर्तन यह आया है कि जो पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, 100 वर्ड्स होते थे, तो उसमें एनालिसिस में उसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ता था। लेकिन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन हुआ उसमें वर्ड कम हो गए, 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो प्यारे छात्रों की इसमें आप ये कंक्लूजन वगैरह लिखने का प्रयास ना करें। थोड़ा सा आपके आंसर लिखने की योजना में, तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आपसे यदि 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो ही कंक्लूजन लिखिएगा। पहले हम जानते हैं इस योजना की फर्स्ट स्टेप को। डेफिनेशन इसमें नहीं है, इसमें क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, उसको समझते हैं। 3 जनवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना को मंजूरी दी। किसानों को विभिन्न उत्पादों आपदाओं से संरक्षण हेतु इस योजना के माध्यम से सिक्योर करने की व्यवस्था की गई। अरे भाई, पहले जो बहुत सारी ऐसी फसल बीमा योजनाएं चलती थी जो बहुत असफल थी, उनका बहुत गहरा विश्लेषण किया गया और एक नए तरीके से ये योजना लेके आए। जो आज तक की जितनी भी फसल बीमा योजनाएं थी, उनका अनुभव लेकर, उनके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको समझकर ये स्कीम लाई गई। तो प्यारे छात्रों, आपको इसका मेन मकसद समझा दूं कि किसानों को कोई आपदा आती है और उसकी वजह से उनकी फसल के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, तो इस इंश्योरेंस स्कीम से आपको फायदा मिलेगा। तो इसके मेन पॉइंट हैं कि सरकार किसानों को मुआवजा देगी बशर्ते प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से उनका नुकसान हुआ हो। तो याद रखना छात्रों, यदि मानवीय क्रियाओं, ह्यूमन एक्टिविटी से फसल को नुकसान होता है तो इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस केवल एक ही बार शर्त में मिल रहा है, वो ये है कि उनको नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से फसलों को कोई नुकसान होता है तो। यह बीमा सभी अनाजों, तिलहनों और बागानी फसलों पर लागू है। बागानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स जिसको हम कहते हैं, उनके ऊपर भी ये योजना लागू है। इस स्कीम के तहत एक मेजर पॉइंट आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि फसल कटने के पहले और फसल कटने के बाद भी यदि कोई नुकसान होता है, याद रखना, मैंने ये एरो से आप समझ सकते हो, इस एरो को समझो आप। बीच में हार्वेस्टर चल रहा है, मतलब क्या, क्रॉप कटिंग हो रही है, और साइड में आप देख रहे हैं पूरा बोरियों में लदान भरे पड़े, मतलब क्रॉप कटने के बाद पैक होते समय मान लो बारिश आ जाए, आग लग जाए, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में भी सरकार इंश्योरेंस का आपको लाभ देगी, और फसल कटने के पहले यदि कोई नुकसान होता है तो भी लाभ देगी। इंश्योरेंस का फायदा आपको मिलेगा। तो याद रखना कि ये पॉइंट आप जब इंफॉर्मेशन वाला टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें जरूर लिखना कि क्रॉप कटिंग के पहले और क्रॉप कटिंग के बाद भी यदि फसल को नुकसान होता है तो इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस मिलना तय है। ठीक है।
प्राकृतिक आपदा, पॉइंट याद रखना भैया, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर में ही मिलेगा, ह्यूमन डिजास्टर्स में नहीं मिलेगा। यदि किसी किसान की फसल किसी मनुष्य की वजह से नुकसान हुई है तो इसका फायदा नहीं मिल सकता। आप बोलोगे तो ये तो गलत है, लेकिन क्या हो सकता है कि कोर्ट में कई केस चल रहे हैं ऐसे, जिसमें किसानों ने थोड़ी कम फसल होती देखकर, कुछ किसान ऐसे हुए हैं, सभी नहीं ऐसा करते, कुछ किसान ऐसे हुए जिन्होंने कम फसल देखकर अपनी खेत में आग लगा लिया और इंश्योरेंस मांगने लग गए। ऐसा आपने सुना होगा कई बार कि कई कारें जब पुरानी हो जाती हैं तो लोग अपनी कार तोड़ लेते हैं या कुछ नुकसान कर लेते हैं और फिर इंश्योरेंस मांगने चले जाते हैं। वैसा का वैसा एग्रीकल्चर सेक्टर में हो सकता है। इसलिए ये पॉइंट उसमें तय किया गया कि मनुष्य के द्वारा यदि कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। अब इंश्योरेंस कितना मिलेगा, इसके लिए प्रीमियम कितना भरना है, प्रीमियम मतलब उसके लिए कितना आपको प्री इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी जिससे आप इस इंश्योरेंस का फायदा ले सकते हैं। यदि किसान अपनी खरीफ फसल के उत्पादन का 2% और रबी की फसल के उत्पादन का 1.5% का भुगतान करते हैं तो इस फसल बीमा योजना के लिए वे पात्र होंगे। फिर चाहे कितना भी नुकसान हो जाए सरकार मदद देगी, देना पड़ेगा। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारे किसानों को तो लाभ नहीं दिया है। प्यारे छात्रों, जिन किसानों को लाभ नहीं मिला है और यदि उन्होंने कोर्ट में केस किया है, हमारे क्षेत्र में कई लोगों ने किया, उनको मिला है, देना पड़ा सरकार को, तो इंश्योरेंस का लाभ देना मजबूरी हो जाती है। आप इसको एडवांटेज को थोड़ा अच्छे से और ज्यादा डेप्थ में लिखना चाहते हैं तो 3 फॉर्म में लिखिएगा उसको, मतलब थोड़ा सा आप डिजाइन करना चाहते हैं आंसर को तो आप उसको 3 फॉर्म में लिखिएगा, फार्मर्स, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। फार्मर वाला एडवांटेज में लिख सकते हो कि किसी भी वेदर वगैरह की वजह से नुकसान होता है तो, किसी पेस्ट और डिजीज बीमारी या कीटों की वजह से कोई नुकसान होता है तो, फायर की वजह से नुकसान होता है तो, मार्केट प्राइस की वजह से कोई नुकसान होता है तो, और अदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फार्मर के साइड से ये वाला पॉइंट आप इसमें डिस्कस कर दीजिएगा। मार्केट प्राइस वाले में और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने को आ जाए तो एमएसपी कम मिल रहा है या कुछ ऐसी स्थिति है तो आप इसमें लिख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भावांतर योजना जो है वो इसी मार्केट प्राइस वाला जो पॉइंट इसमें लिखा है इसी का कंप्लीमेंट्री स्कीम है। फसल बीमा योजना ज्यादा बड़ी योजना है और जो आपकी भावांतर है उसकी परिपूरक हो सकती है, कंप्लीमेंट्री हो सकती है। बैंक्स के ऊपर बात करें तो बैंक्स इंक्रीजिंग द रिपेमेंट कैपेसिटी ऑफ डिबेचर, और इसमें आप लिख सकते हो अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट इन इवेंट्स ऑफ क्रॉप्स डैमेज और फेल्यूर, पॉइंट लिख सकते हो आप। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको पॉइंट लिखना है तो रिड्यूसिंग द पेमेंट ऑफ रिलीफ पैकेज एंड प्रपोजल्स स्टेबल टू हैप्पी नेशन, इसकी बात आप लिख सकते हो। अगला आता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कमियां क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। बेटा अब बात एनालिसिस की शुरू हो जाती है। एडवांटेज तो खुद ही फसल बीमा योजना में ही लिखा है, एडवांटेज को मेरी जरूरत नहीं है कि एडवांटेज आपको बताऊं, आप किताब में से पढ़ सकते हो। लेकिन यदि इस स्कीम की कमियां पूछी जाएं तो मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा है। आपको जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। छात्रों, फसल बीमा योजना का जब सर्वेक्षण होता है तो इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। उन नियमों को कहा जाता है आरबीसी के नियम। क्या कहते हैं? आरबीसी के नियम। तो इसमें एक ये आरबीसी का एक 6 क्लॉज है और 4th क्लॉज है। ये 2 क्लॉज में के आधार पर सर्वेक्षण होते हैं
जिला प्रशासन उनका सर्वेक्षण कराता है और उन स्थानीय स्तर पे प्रशासनिक वो होते हैं सर्वेक्षण, और उनके आधार पर बहुत सारी गड़बड़ियों की शिकायतें आई है। मतलब जो इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है उसकी मेन वजह है कि कई जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या पटवारी वगैरह जो हैं वे सर्वेक्षण में गड़बड़ियां करते हैं या अव्यवस्था लाते हैं। इस वजह से इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पाता है कई किसानों को। तो इसको हम क्या कहेंगे, आरबीसी 64 नियम के तहत। तो ये पॉइंट आपने यदि लिख दिया, आरबीसी 64 यदि आपने डाल दिया है, तो आप इतना मान के चलिए कि कॉपी चेक करने वाले आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आपका नंबर काटने का उनका कभी मूड ही नहीं होगा। पूरी कॉपी में भले आपने कुछ नहीं लिखा होगा और ये स्कीम को यदि फर्स्ट पे लिख दिया और इस बात को आपने लिख दिया है, तो इतना भयंकर प्रभाव पड़ेगा कि वो आगे कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। टॉप रैंक पक्की है आपकी। मैं टॉप रैंक की बात कर रहा हूं। आरबीसी के नियम जो हैं, इसके नियम यदि किसान सारे जान जाएं तो फिर गड़बड़ी नहीं हो सकती, ये भी आपको बता दूं। तो आरबीसी 6 और 4 के नियमों के संबंध में किसानों को अच्छी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। बहुत सारे किसान आजकल वीडियो बना के डाल देते हैं इसके लिए, तो किसान जो है काफी अवेयर हुए हैं। लेकिन जो अनपढ़ किसान है, जो आरबीसी 64 के नियमों को नहीं जानते हैं, उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस आरबीसी 64 के नियम को अपने दिमाग में बैठा लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आगे लिख लो आरबीसी 64। तो एनालिसिस का पॉइंट आया और आपने आरबीसी 64 की बात कर दी, मतलब आपका टॉप रैंक पक्का है। इसमें पूरे 5 नंबर का यदि क्वेश्चन है तो 5 के 5 मिलेंगे, 11 नंबर का क्वेश्चन है तो 11 के 11 मिलेंगे। एक और पॉइंट आपको लिखना है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। देखिए क्या है कि हर राज्य के लिए ऐसा तय किया गया है कि उनकी अपनी अपनी एक इंश्योरेंस कंपनी उनको हर साल सेलेक्ट करनी है। अब एक ड्रॉबैक इस स्कीम का यह है कि मान लीजिए कि हमने एक कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ली है। मान लीजिए 2017 में हम रिलायंस को मध्य प्रदेश सरकार जो है टेंडर दे देती है, 2018 में टाटा को दे देती है, 2019 में अडानी को दे देती है, 2020 में महिंद्रा को दे देती है, ऐसा परिवर्तन करती रहती है। तो मुझे आप बताइए कि एक साल जब फसल का उत्पादन बहुत हुआ और एक कंपनी को मान लीजिए 2017 में उत्पादन बहुत हुआ और किसी इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम बहुत मिल गया और अगले साल उसको टेंडर नहीं दिया गया, तो वो तो बहुत प्रॉफिट में चले गए। और मान लीजिए 2018 में जो कंपनी आई है उस समय फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है किसानों का नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत घाटे में चले जाए। इंश्योरेंस चलता है कैसे साहब, इंश्योरेंस किस तरह से होता है, आप थोड़ा समझिए बात को। इंश्योरेंस का पूरा फैक्टर समझ लीजिए आप जरा। इंश्योरेंस सेक्टर काम कैसे करता है ये बता दूं। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कार बनाने वाली, कार का इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है। वो एक अनुमान लगाते हैं कि 100 में से एक कार हर साल डैमेज होती है। एक ही होती है, 2 नहीं होती, एक ही होती है, ऐसा वो अनुमान लगा लेते हैं। तो अपने इंश्योरेंस की दर वो तय कर लेते हैं कि 10 लाख की कार है तो उसके ऊपर 30,000 रुपए का इंश्योरेंस होना चाहिए। इतना ही है लगभग, अभी विचार यही है, 30,000 का इंश्योरेंस होना चाहिए। 100 कारों का इंश्योरेंस उनको मिलेगा 30 लाख रुपए लगभग। एक कार उसमें से डैमेज हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को उसका इंश्योरेंस देना पड़ेगा 10 लाख रुपए बस। 20 लाख रुपए उनको बचते हैं, अपने कमीशन एजेंट वगैरह को देके भी 15 लाख तो उनको बचते ही है। लेकिन यदि पता चले कि 100 में से 3 कार डैमेज हो रही है और इंश्योरेंस उन्होंने रख दिया 30,000 रुपए, तो इंश्योरेंस कंपनी को बचेगा क्या? 100 में से 3 कार डैमेज हो रही, 10 लाख की कार है, 30 लाख रुपए प्राप्त हुए, 30 लाख रुपए देने पड़ गए, इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा क्या? यही स्थिति हो रही है किसके साथ? जो फसल बीमा क्षेत्र में इंश्योरेंस कंपनियां राज्यों में काम कर रही है उनके साथ।
एक साल ऐसा आया जब फसल का उत्पादन अच्छा हुआ, नुकसान कम हुआ है, इंश्योरेंस मिल गया, कंपनी चकाचक। लेकिन जिस साल फसलों को बहुत नुकसान हुआ और कोई इंश्योरेंस कंपनी ने उसका टेंडर ले लिया है तो बहुत घाटे में रहेंगे। अभी आपके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी ने यह तय किया है कि इंश्योरेंस कंपनी मध्य प्रदेश शासन अपनी स्वयं की बना लेगी। बहुत अच्छा निर्णय है ये, इस पर और ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से इस अव्यवस्था को भी कम किया जा सकता है। और जो प्राइवेट बीमा कंपनियां अपने वचन से पीछे हटती हैं, अपने कमिटमेंट से पीछे हटती हैं, उसको भी रोका जा सकेगा। ये पॉइंट एक जरूर आप नेगेटिव में लिखिएगा। नेगेटिव पॉइंट इसको बना सकते हैं हम लोग कि मानव कृत्य के द्वारा यदि फसल को नुकसान होता है तो इसमें मुआवजा नहीं मिलता है। यह भी एक असंगत विषय है। आपको असंगत लगता है तो लिखिए, शासन के हिसाब से वो संगत विषय है। ये पॉइंट आप असंगत ऐसा लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटने वाला, ये भी आपको बता दूं। आप कहेंगे कैसे, मानव कैसे नुकसान पहुंचा सकते? भैया क्या है कि किसान भी बड़े शातिर होते हैं, इनमें भी बहुत सारे रासायनिक वैज्ञानिक रहते हैं, खुद किसान इसलिए जानता हूं। बहुत सारे केमिकल दिए हैं, यहां पर नाम लिखे हैं। ये केमिकल्स ऐसे हैं जो फसलों को बढ़ने नहीं देते हैं, समय से पहले उनको पका देते हैं, दाना छोटा रह जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है? प्रश्न खासतौर पे 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। खासतौर पे गोकुल की बात हुई है तो इतना आप समझ लें कि देसी गायों की नस्ल से संबंधित मामला है। खासतौर पे इस योजना में यही होना है कि हमारे यहां की जो देसी गायों की नस्ल है उसको कैसे संरक्षित किया जाए। क्या है कि आज कमर्शलाइजेशन के दौर में, कॉमर्स के युग में, लोगों को केवल उत्पादन की पड़ी है। उत्पादन करना है, लेकिन अपने संसाधन को समाप्त कर लेना, इसकी उनको कोई समझ नहीं है। अपनी जो संपदा है उसको समाप्त करने पर लोग तुले हुए हैं। गायें, जो स्वदेशी गायें होती हैं, ज्यादा दूध नहीं देती हैं, उनका आयु काल भी दूध देने का कम होता है। लेकिन इन गायों का जो दूध है अनेक बीमारियों से लड़ने में सक्षम है, शरीर को फुर्तीला बनाता है। स्पोर्ट्समैन जितने भी होते हैं वो गाय के दूध का सेवन करते हैं और उसमें प्रेफर करते हैं कि स्वदेशी गायें हों। क्यों? दूध की गुणवत्ता है वैसे। लेकिन क्या है कि उत्पादन की बात कर करके, उत्पादन की चाह करके ये स्थिति लाई गई, ये दिन लाए गए कि अपनी स्वदेशी गौवंश को का रेशियो कम होता जा रहा है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो ये योजना इसीलिए लाए हैं गोकुल मिशन कि किस तरह से हमारे यहां स्वदेशी गायों का संरक्षण किया जा सके। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके आजमाए जा रहे हैं। इसके तहत 31 उच्च नस्ल की मादा गौवंश फार्म की स्थापना की जा रही है। 31 किनके लिए? देसी गायों के लिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए करीब 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जाएगी और वहां पर 30,000 कृत्रिम गर्भाधान करवाने वाले प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होगी। यह भी एक अपॉर्चुनिटी है किसान भाइयों के लिए। कृत्रिम गर्भाधान यदि करवा सकते हैं, जैसा ये देवी जी करवा रही हैं, आप देख रहे हैं, इस तरह से कृत्रिम गर्भाधान होता है। तो गोकुल मिशन के अंतर्गत 30,000 तकनीकी रूप से कृत्रिम गर्भाधान करने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि स्वदेशी गायों की नस्ल बचाई जा सके। इसलिए 2 राज्य, एक हमारा मध्य प्रदेश
और दूसरा आंध्र प्रदेश, यहां पर एक एक एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर जो है खोले गए। तो प्यारे छात्रों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश पीएससी से संबंधित है, मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन से संबंधित है। तो इसलिए ये आईएमपी है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आपको ध्यान में रहेगी सारी बातें। एक बात और याद रखिएगा कि इस मिशन से लगभग 7 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा मिल सकता है। 30 करोड़ गौवंश एवं भैंस वंश की उत्पादकता में सुधार की संभावना है, ये स्थिति कही जा रही है। इसके माध्यम से 27 राज्यों में 35 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। ये भी प्यारे छात्रों, अगला प्रश्न है मॉडल एग्रीकल्चरल लैंड लीजिंग एक्ट 2016 क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको इसके ऊपर उत्तर लिखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा संभावना तो नहीं पूछने की, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि पूछा जा सकता है। देखो क्या होता है, हमारे यहाँ पर वैसे इंफॉर्मेशन इसलिए भी काम की कि इंटरव्यू में चांसेस बनते हैं कि इसके सवाल पूछे जाएं। यदि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लोग हैं, आपके पेरेंट्स यदि एग्रीकल्चर सेक्टर से हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि सवाल आपसे पूछा जा सकता है। क्या होता है कि भूमि सुधार के लिए इस एक्ट को लागू करना बहुत जरूरी था। क्या है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास भूमि तो है लेकिन खेती नहीं करते, तो वे अपनी खेती को जो है लीज पर दे देते हैं। इनके लिए अभी तक कोई नियम नहीं थे, कोई प्रावधान नहीं थे, सभी लोग परेशान थे, किसान परेशान थे, जो लीज पर जमीन लेते थे वो भी परेशान थे। कोई अच्छे नियम नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा। करोड़ों लोगों के हितों से संबंधित मामला था, इसलिए ये योजना, ये जो है नियम लाया गया, अधिनियम लाया गया 2016 में। इसमें पहला पॉइंट है, यह एक्ट राज्यों को जारी किया गया है। इससे भूधारकों को तो फायदा होगा ही होगा, जमीन मालिक जो हैं उनको फायदा ही होगा, और जो लीज प्राप्त करते हैं उनको भी फायदा होगा। दोनों के हिसाब से ध्यान रखा है, दोनों के हितों को ध्यान में रखा है। क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि यदि जमीन धारक जो है वो कमजोर है और लीज वाले यदि शक्तिशाली हैं तो भूमियों पे कब्जा भी कर लेते, तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो इनके लिए नियम की आवश्यकता थी। उल्टा भी होता है कभी कभी कि लीज वाले कमजोर हैं और भूधारक मजबूत हैं, तो ऐसी स्थिति में पैसे लेके बैठ जाते हैं, उनको कुछ फायदा नहीं देते हैं, अनेक तरह के प्रपंच रचे जाते हैं। तो इसलिए ये जो है अधिनियम जो है लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से भूधारक वैधानिक रूप से अपनी कृषि भूमि को आपसी सहमति से लीज पर दे सकते हैं। पहले वैधानिक तरीके से नहीं देते थे, जुबानी दे देते थे, अब लीगल तरीके से देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था लाई गई है। एक और दिक्कत होती है कि फसल यदि खराब होती है और फसल का इंश्योरेंस यदि है, या कोई आपदा की वजह से कोई रिलीफ पैकेज आया है, तो जमीन मालिक ही उस रिलीफ फंड को रख लेते थे। बाकी उसका असली दावेदार जो है लीज लेने वाला व्यक्ति होता है। मान लीजिए कि आप जमीन मालिक हैं, मैं लीज लेने वाला व्यक्ति हूं, मैंने किराए पर आपकी भूमि ली है, खेती कर रहा हूं, फसल में कोई नुकसान हुआ तो मुझे नुकसान हुआ, आपको नहीं हुआ। आप तो अपना भूमि का जो पट्टा है वो तो आप लेंगे ही लेंगे। इसलिए ऐसा गड़बड़ी हो रही थी कि भूमि मालिकों को, जो कि इंश्योरेंस के पात्र नहीं है, लीज प्राप्तकर्ता को मिलना चाहिए, तो वो गड़बड़ चल रही थी। इसको सुधार करने के लिए एक्ट लाया गया है छात्रों। ये एक्ट लाने के पीछे एक बड़ा मकसद भी था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कानून कम होने की वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इतना तय है, क्योंकि एक बेहतरीन नियम व्यवस्था आ गई है।
आपदा राशि मिलना चाहिए, आपदा राशि नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, कोई नियम नहीं तय था, तो लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये नियम के आने से ये होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी निवेश बढ़ेगा। क्या होता है, कोई भी क्षेत्र हो उसको एक नियमावली के तहत बांधा जाना चाहिए, सीमित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस एक्ट 2018 क्या है, इसके क्या प्रॉफिट्स हैं। ये दोनों अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल एपीएमसी एक्ट और कुछ 3 विधेयक पास हुए हैं, तो इसका प्री फॉर्मेट है ये वाला एक्ट, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका इस पर सवाल आ सकता है, इसका अभ्यास जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि सवाल सिलेबस में है, पूछ सकते हैं। ये जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विस एक्ट है, ये खास तौर पर लाने का उद्देश्य है कि किसानों को सीधे सीधे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए, तो इसमें कोई व्यवधान ना आए। अभी तक ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेट कंपनियां किसानों को ठग लेती थी, किसान बड़े दुविधा में रहते थे। कोई केचप बनाने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने किसानों से कांटेक्ट किया, टमाटर उत्पादक किसानों से, तो किसान घाटे में हो सकते थे, वो किसानों को ठग लेते थे। किसान नियम कानून ज़्यादा जानते नहीं थे, परेशान हो जाते थे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फार्मूले थे, ये लगभग घाटे में रहे अभी तक। किसान इस चीज़ का बहुत विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है। लेकिन 2018 से इसमें सुधार हुआ है। इसलिए प्रिय छात्रों, 2018 का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र को कैसे उद्योगों से, कृषि आधारित उद्योगों से जोड़ा जाए, इसके लिए नियम तय किया है। इस एक्ट के माध्यम से कृषि जिंसों का अच्छा दाम मिल सकेगा, क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई फैक्ट्री मालिक यदि देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में तो इस पर्टिकुलर फसल का उत्पादन करने वाले बहुत लोग हैं, तो कम कीमत में दाम लेते थे। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, 2011 की घटना है। एक हरियाणा के एक गांव में कुछ किसानों ने किसी चिप्स बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया और उनके अनुसार एक आलू का उत्पादन किया। वो आलू बिल्कुल टेस्टलेस आलू होता है, आलू का साइज भी काफी बड़ा होता है। उस किसान को काफी फायदा हुआ। आसपास के लोगों ने उस किसान की प्रोसीजर को तो देखा नहीं कि इन्होंने किसी कंपनी से कांटेक्ट करके उस फसल का उत्पादन किया। उन्होंने बस सेम देखा देख कि अरे इसकी आमदनी बढ़ गई है इस किसान की, तो क्यों ना हम भी जो है इस प्रकार का आलू का उत्पादन करना शुरू कर दे। और उन्होंने बहुत आलू का उत्पादन किया। अब टेस्टलेस आलू, उसके लिए उसका उपयोग चिप्स में ही होता है, उसका उपभोग सीमित है। जो उसकी फूड कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज हैं वो भी सीमित है। तो ऐसे में उन कंपनियों ने उन आलूओं को खरीदा नहीं, और टेस्टलेस आलू था तो उसको बाजार में बिकने की स्थिति रही नहीं। स्थिति ऐसी बनी कि अति उत्पादन की वजह से सप्लाई ज्यादा हो गया और भाव जो है बुरी तरह से गिरे। इतना बुरी तरह से भाव गिरा कि 5 पैसा प्रति किलो, 10 पैसा प्रति किलो हो गया। किसानों ने सड़कों पर आलू फेंक दिए। इसमें किसकी गलती थी बताइए, किसकी गलती थी? किसान की गलती थी, सरकारों की गलती नहीं थी। सरकार की तो यह गलती थी कि उन्होंने कोई नियम तय नहीं किया था, और ये नियम अब सरकार ने तय कर दिया। अब मेरे हिसाब से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, और यदि उत्पन्न होती है तो किसान की ही गलती मानी जाएगी। तो इस अधिनियम के कुछ फीचर्स हैं, उनको आप समझ लें, बेहतर होगा। आपको यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी है तो जल्दी से जाइए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर एक घंटे का बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे और भी नए वीडियोस जो जैसे ही अपलोड होंगे वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेटा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो क्लास का शेड्यूल आपको बराबर पता चलता रहेगा कि कब किसकी लाइव क्लास है। साथ ही
यदि आप हमारा एडमिशन लेना चाहते हैं और ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो SP आनंद जाट मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है ना, रेफरेंस कोड है, वो आप लीजिए तो आपको 10% तक फीस में छूट भी मिलेगी बच्चों।